हेलो एवरीवन, आप सभी का दी इन पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। दोस्तों, जब कभी हम स्टडी करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये आपको पता कैसे चला, ये कैसे सिद्ध होता है कि ये यही था। ठीक है, जैसे मान के चलो, हम किसी स्मारक पर जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे देखते हैं कि ये स्मारक बना हुआ है, इसके याद में बनाया गया है। जैसे जलियांवाला बाग का ले लो आप एग्जाम्पल। वहाँ पे जाते हैं, हम देखते हैं कि जलियांवाले बाग में इस तरह से लोगों की मौत हुई, हत्याएं हुई। ठीक है, तो हम सोचते हैं सबसे पहले आपको पता कैसे चला। तो वहाँ का जो मंजर है, जिस तरह से क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, जिस तरह से गोलियों के निशान दिखते हैं, उसके अनुसार हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। और अभी हम 2021 में हैं। ठीक है, तो उस समय तो मैं था नहीं जो मुझे पता हुआ कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो हम उन सब चीज़ों को देख कर एक तरह से अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ। या दूसरा क्या हो जाता है हमारा, कि हम किसी से पता करते हैं कि क्या हुआ था, कोई हमें बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, घटना घटित हुई। ठीक है, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा घटना ये इस प्रकार से घटित हुई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि जो मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत है, उसका इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो कौन कौन से स्रोत को हम प्रमुखता देते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है, ये भी देखेंगे। ठीक है, मॉडर्न इंडिया के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो भी देखेंगे। साथ साथ दोस्तों, जब कभी भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, स्पेशली हिस्ट्री की मैं बात करूँ, तो सबसे पहले चाहे आप आरंभिक हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, मिडाइवल वाले जो अगर पढ़ो, चाहे आधुनिक वाला पढ़ो, कोई सा भी मतलब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, तो वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसके स्रोत क्या है। इसको स्टडी कर रहे हो तो इसके स्रोत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्रोत के बारे में ही आज हम बात करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की भी शुरुआत आज से होने वाली है। इसके अंदर में कई सारी वीडियो आपको मैं देता जाऊँगा टाइम टू टाइम। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ आपको, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो मेरे लिए, ठीक है, तो आप मुझे @विश्वजीत नब पर पूछ सकते हो। मेरी आईडी फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह अवेलेबल है। और साथ साथ @DE नब पे भी जाकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जहाँ पर टेलीग्राम के ग्रुप में इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगी और दूसरे क्वेश्चंस कुछ भी हों वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूं, छोटा सा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। कालखंड के बारे में बात करते हैं कि समय पीरियड क्या है जो आधुनिक भारत को हम डिफाइन करते हैं। तो हम 1600 से लेके चलते हैं 1947 तक का। ठीक है, 1600 से लेकर 1947 और अब तक का भी माना जाता है, मॉडर्न इंडिया के अंदर में ही आता है। अब तक का जो करंट पीरियड है 2021, वहाँ तक का भी टोटल आ जाता है उसमें ही। ठीक है, 2021 तक में, 2020-21 में भी पूरा आ जाता है। ये मॉडर्न इंडिया में ही मान लेते हैं एक तरह से। अब ये 1600 से ही क्यों हम काउंट कर रहे हैं। देखो, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसके बाद जो ब्रिटेन के राजा रानी थे, उन्होंने उन्हें अलाउ कर दिया कि आप एशिया के अंदर में राज कर सकते हो, जाओ। ठीक है, एशिया में अपनी व्यापार बढ़ा सकते हो। और वो 1612 के अंदर में भारत के अंदर में आ जाते हैं और वहाँ पे भारत के अंदर में अपना व्यापार स्थापित करते हैं। और स्थापित करते करते धीरे 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 करते करते क्या करते हो, भारत को ही गुलाम बना लेते हैं। और करीब 200 सालों से ज़्यादा समय तक उन्होंने हम पे राज किया। ठीक है, इसके 2 टर्म में देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो हम गुलाम बने रहे अंग्रेजों के, वो 2 टर्म में रहा। पहला टर्म क्या रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और दूसरा खुद विक्टोरिया के शासनकाल का। ठीक है, जो डायरेक्टली जो शासन था वो क्वीन विक्टोरिया रानी के हाथ में चला जाता है। कैसे, 1857 में एक विद्रोह होता है जिसे हम 1857 का विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो कंपनी का शासनकाल था वो खत्म हो गया। ठीक है, और उसके बाद सारा जो शासन था, जो अधिकार थे, वो डायरेक्टली रानी के हाथ में आ गया। क्वीन विक्टोरिया, जो भी वहाँ की जो रानी थी उस समय की, उनके हाथ में आ गया। तो ये 2 टाइम पीरियड आ गए पूरे। ठीक है, 2 पीरियड के अंदर में पूरा हमारा गुलामी का पीरियड रहता है। ठीक है, और यहीं से मॉडर्न इंडिया के तौर पे वो डिफाइन करते हैं। रीज़न क्या होता है कि यहाँ से, इससे पहले हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं थे, हमें उतने ज़्यादा जानकारी नहीं थी चीज़ों के बारे में। ठीक है, जब यहाँ से आते हैं तो यहाँ से वो अलग अलग तरह की चीज़ें मतलब डेवलप होती है, आपस में विकसित होती है। उसको लेकर यहाँ से हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ में आता है। अब देखो, आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन का, जब कभी भी हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो उसको हम 2 पार्टों में बांटते हैं। आप 3 हिस्ट्री है हमारे पास। ठीक है, आरंभिक, मध्य वाला और आधुनिक। 3 हिस्ट्री है। तीनों का जब कभी भी आप अध्ययन करो तो आप उसको 2 पार्ट में सीधा सीधा बांट दो। कैसे, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। अब सबसे पहले हम समझते हैं साहित्यिक स्रोत होता क्या है। तो साहित्यिक स्रोत मतलब जो साहित्य के द्वारा
स्रोत मिले, जानकारी मिले, वो साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अब साहित्यिक मतलब क्या? लिखा हुआ, किसी तरह से रिटर्न में मिले, ठीक है, वो साहित्य कहलाता है। ठीक है, किसी भी तरह का रिटर्न में, कोई पर्ची है, कोई किताब है, कुछ भी है, दैट इज साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो जिसका कोई अंश मिले, जिसका फिजिकली कोई चीज़ प्रमाण मिले, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए स्मारक हो जाते हैं, सिक्के हो जाते हैं, ठीक है, घर मकान, ये सारे क्या हो जाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, जैसे खुदाई उदाई के जरिए मिलता है, जैसे पता चलता है देख कर, ठीक है। और ये बाकी चीज़ क्या होता है? लिखित में, रिटर्न में मिले, ठीक है, किसी तरह की जानकारी रिटर्न में मिले, ये हो जाता है। ये दो तरह के स्रोत में मेनली हमें मिलता है चीज़ें। तो अब यहाँ पे हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर में दो तरह की चीज़ें आ गई, सेम पहले की तरह, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो साहित्यिक के अंदर में सबसे पहले आता है राजकीय अभिलेख। अब राजकीय अभिलेख क्या होता है? और जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेजों द्वारा कई तरह के रूल रेगुलेशन पास किए जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उनके पास कोई अपना संविधान नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। वो जो मर्जी, जैसे मर्जी, जो अपना उनका सुटेबल लगता था उस हिसाब से कोई भी रूल पास कर देते थे रिटर्न वर्क में लिखकर। तो वो राजकीय अभिलेख कहलाते थे। ठीक है, तो वो हमारे साहित्यिक स्रोत है जिसके जरिए हम पता लगाते हैं कि अच्छा उस टाइम पे ऐसे शासन होता था। आज के समय में मैं इतना बता रहा हूँ आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी थी, उस तरह से ऐसे राज करता था, मतलब उन्होंने हमें गुलाम बनाया। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने क्या किया, स्टडी करी। ठीक है, कौन से? राजकीय अभिलेख स्टडी करी। पूरा लेखीय स्रोत क्या होता है, अब इसके बारे में बात करें। जो किसी तरह के प्रमाण पत्र लिखे गए, बांटे गए, ठीक है, सर्टिफिकेट होते हैं, कई तरह की चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, तो वो पूरा लेखीय स्रोत में आ गया। ठीक है, जो भी लिखित में के कई जगह छपवाए जाते हैं, बैनर वैनर लगवाए जाते हैं। जैसे आज के समय में क्या है कि आप दिल्ली के अंदर में रह रहे हो तो आप देखते होगे अलग अलग जगह केजरीवाल जी का फोटो लगा हुआ है, ठीक है, बैनर लगे हुए, एडवर्टीजमेंट होती है, मोदी जी के लग होते हैं। तो अलग अलग ये जो पूरा लेखीय स्रोत है वो उस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, न्यायिक स्रोत, अब मान लो भाई जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कुछ स्थापित किया। दिल्ली के अंदर में सुप्रीम कोर्ट बनाया। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे जब वो सब कोर्ट वोट बना रहे थे तो उनके जो न्यायिक दस्तावेज होते थे, किसी को पकड़ के ले गए तो उसका कानूनी प्रक्रिया हुआ, पर प्रक्रिया के अंदर में पता चला ये गुनहगार है तो उसको सजा मिलेगी। तो न्यायिक अभिलेख जो बने उसके जरिए भी हम पता लगाते कि अच्छा इस तरह के कानून व्यवस्था थी वहाँ पे। प्रकाशित अभिलेख, अगर किसी तरह की वो सूचना प्रकाशित कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, अखबार में, तो वो भी एक प्रकार का हमारा स्रोत बना उस समय के जानने के लिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। यात्रा वृत्तांत, जब अंग्रेज आए हुए थे तो कई सारे लोग अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देश से हमारे यहाँ पे भारत के अंदर में ट्रैवल करने आते थे और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री लिखते थे। ठीक है, जिसको हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, कई सारे यात्रा वृत्तांत पढ़े हैं। ठीक है, आपने मतलब यहाँ पे आप हिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने यात्रा वृत्तांत के बारे में बहुत बार सुना होगा कि यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो ये तरह के, ये यहाँ पे यात्रा वृत्तांत के बारे में बात करते हैं जो आने जाने वाले ट्रैवलर लिखा करते थे अपने बारे में कि भाई मैंने ये देखा, ये सीखा, ये समझा, यहाँ पे ऐसी संस्कृति है, ये सारे। तो उसके ज़रिए भी हम पता लगाते कि अच्छा भारत के अंदर में ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। विदेशी संग्रहालय से पुरालेख, आपको दोस्तों पता होगा कि भारत के अंदर में कई सारे संग्रहालय थे जब अंग्रेज आए। ठीक है, बहुत सारे स्कूल विश्वविद्यालय थे, वो लूट लूट के ले गए हमारे यहाँ से। ठीक है, अब लूट के ले गए तो हमारे पास तो कुछ बचा नहीं। तो आज के समय में जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा हमारे भारत में ऐसा था। ठीक है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय आज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि जब अंग्रेज वहाँ से बहुत सारी किताबें लेके जाने लगे और बहुत सारी किताबें रह गई, जब वो लेके जा नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया, उनमें आग लगा दिया और वो करीब मतलब 6-7 महीने तक जलता रहा, इतना मतलब वो था। और आज भी अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय जाते हो, आज़ादी के 70-75 साल हो चुके हैं आपके, और वो पता नहीं किस टाइम पे उन्होंने आग लगाया, उसके बाद भी आज भी जाओगे तो दीवारें पूरी काली काली दिखेंगी आपको। रीज़न क्या है, वो आग इतना ज़्यादा था और इतनी किताबें थी। तो वो भी हमें एक स्रोत के तौर पे हम देखते हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, जो उस समय पे समाचार पत्र छपते थे वो भी एक स्रोत के तौर पर जाने गए। ठीक है, समझ में आता है? तो ये सारे दोस्तों साहित्यिक स्रोत हो जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो जो पुराने स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पुरातात्विक अवशेष, जो इमारतें, ठीक है, ये सब के अवशेष मिले वो पुरातात्विक स्रोत में कहलाए। स्मारक जो बनाए गए अंग्रेजों द्वारा, जो उनके स्मारक बनाए गए, ठीक है, तो वो पुरातात्विक स्रोत कहलाए। शिलालेख, जो बड़े बड़े इमारतों के जो शिलालेख बनाए जाते थे, ठीक है, अलग अलग जगह पे शिलालेख लगवाए जाते थे, वो भी एक पुरातात्विक स्रोत के तौर पे जाने जाते हैं, जिसके जरिए हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की मतलब स्टडी करते हैं।
सिक्के, जो उस समय के सिक्के चल रहे थे वो भी पुरातात्विक स्रोत के अंदर में आते हैं। हथियार, जो जिस प्रकार के हथियार चलाए जाते थे, यूज़ करते थे, वो सारे पुरातात्विक स्रोत में आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आता है दोस्तों ये वीडियो कि किस प्रकार से हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो जाता है। इसके अंदर में ही अगला जो सीरीज़ होगा कि किस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, आगे हमने ये पढ़ लिया, कैसे हम पढ़ते हैं। आगे हम धीरे धीरे इसके अंदर में और धीरे धीरे प्लेलिस्ट में वीडियो जोड़ते जाएंगे। आगे हम 1857 का विद्रोह भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने दबाया, मुगलों का दमन किस प्रकार से हुआ, पतन किस प्रकार से हुआ, अंग्रेजों की नीति क्या थी। ठीक है, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, कौन कौन से आंदोलन हुए, भारत आज़ाद कैसे हुआ, 1947 तक का एक एक टॉपिक हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, ये सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे दी इन ऐप को जाके सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको 450 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। आप सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो प्लेलिस्ट है बन चुकी है, तो आप जाइए देखिए, और भी वीडियोस धीरे धीरे आएंगी, तो देखते रहिए, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको। और कोई अगर किसी वीडियो का PDF चाहिए आपको, तो @DEIN पे जाइए, कहीं भी लिखिए, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, गूगल पे डायरेक्ट लिख लीजिए, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी लिखिए, आपको हमारी जो ग्रुप है वो दिख जाएगा, और उसके बाद आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जिसके बाद आप हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।